करून तुला मी करते ऍड बेटा, थांब जरा. हो. तुझं सध्या लिंक कोण देतंय मग रोज? ती स्नेहल मांडे. अच्छा, ती स्वतः नाही जॉईन झाली क्लासमध्ये? आय डोंट नो मॅम. अच्छा, ठीक आहे, चालेल. येस मॅम. मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन. इज इट विजिबल? दिख रही है. ओके ओके फाइन, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू फॉर टुडेज लेक्चर. यस मॅम. Yes, ma'am. यस टीचर. Yes, ma'am. Yes, teacher. All right. So Yes, ma'am. yesterday we had done this poem, right, where we spoke about truth, right? और Yes, उसमें ma'am. हमने देखा कि शब्दों का जो एक इम्पैक्ट होता है कि अगर आप किसी की लाइफ बना सकते हैं तो आपके शब्दों से किसी का लाइफ बन सकता है, नहीं तो बिगड़ भी सकता है. Now this is one interesting picture that I found after scrolling the poem. पोएम के ठीक नीचे ही ये वाला जो पिक्चर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो द वर्ड, ये जो शब्द है वर्ड्स, ये लिखा गया है इंग्लिश में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये कैक्टस जो होता है, राइट, जो डेजर्ट या फिर रेगिस्तान जैसे जगह पर जिस टाइप के प्लांट्स या फिर जो हमें पेड़ पौधे दिखते हैं, ये कैक्टस वहां पे ज्यादा उगता है. क्यों? क्योंकि वहां पे पानी नहीं होता और कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि मतलब काफी टाइम अगर बारिश नहीं भी हुई तो भी वो अंदर अपने अंदर वो पानी को जमा रखकर जो है वो अपने आप को बचा के रख सकता है. तो ज्यादा आपको यहाँ के रेगुलर जगह के जैसे आपको शायद ग्रीनरी ना दिखे डेजर्ट एरिया में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कैक्टस जरूर दिख जाएंगे. आप कैक्टस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो यहाँ पर जो टीचर उस कैक्टस को Yes, ma'am. फैलाते हैं क्या? किसी टीचर में कैक्टस को हो सकता है. यस, हमेशा हर कैक्टस में ऐसा नहीं है. हाँ, टीचर मैंने देखा है अर्थ रेड कलर बताओ का क्या फूल टीचर? वो होता है. लाल कलर के. ओके ओके, अर्थ बताइए. टीचर, इसका मतलब जो हमें ऐसे कैरेक्टर्स वाले इमोजी में हमें दिखाया है ना, इसका मतलब है कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो कांटों की तरह होते हैं. अगर हमसे अगर कुछ मिस्टेक हो जाए ना, मतलब जैसे कि हम लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, उस टाइप का अगर हम लोग बातें करें ना उस टाइप में, तो कुछ लोगों को ना वो शब्द बहुत ही लग जाते हैं, मतलब ऐसे दिल को छू जाते हैं. चुभते हैं. यस, अगर अच्छा वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो दिल को छू जाती है, नहीं तो वही शब्द जो है दिल को आपको चुभ जाएंगे. राइट, आपको ऐसे लगेगा कि कोई ऐसे सुई से आपको चुभा रहा है. बताऊं? यस मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करूं क्या? यस, बोलिए बोलिए. टीचर मैं उसमें और एक पॉइंट ऐड करूं? कहते हैं. हाँ हाँ, बोलिए. कोई कुछ इस पॉइंट के साथ कुछ ऐड करना चाहता है, बताइए जरा. यस मतलब टीचर, मैं मैम अदिति कहती हूँ. टीचर मतलब जो कैक्टस होते हैं उसमें जो बादल जैसा होता है ना, वैसे हमारे शब्द होते हैं गुस्सा आने पर, तो वो हमने बोलना नहीं चाहिए. राइट. यस मैम. टीचर ने बताओ अदिति. हाँ, बोलिए. टीचर में जागृति ने जो बोला ना उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ. मतलब कि जो कांटे होते हैं ना वो अगर हमारे मतलब कि कुछ भी जो अगर हमें वो चुभ जाए और हम उसको ऊपरी ऊपरी हिस्से से निकाल दे तो उसका जो मतलब कि निशान होता है वो मतलब कि किसी किसी को तो वो निशान रह ही जाता है. वैसे ही हमारे जो शब्द होते हैं ना वो अगर हमें लगते हैं तो सामने वाला जिसने ये शब्द बोले वो सॉरी वगैरह के ऊपरी ऊपरी मतलब कि ऊपर ऊपर ही वो मतलब कि हमारी जो ये जो हमारे मन को ये छुआ है मतलब कि इसकी जो जख्म हुई है वो मिट जाती है, लेकिन वो अंदर तक वैसा ही घाव रहता है. राइट. हाँ, चुप जाए. ओके ओके, अभी आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में. फाइंड फ्रॉम द पोएम 2 लाइन्स.
find from the poem 2 lines each that contain the following figures of speech. अभी अगर आपको याद हो तो हमने alliteration और repetition के बारे में हमने पिछले बार एक पोएम में हमने पढ़ा था, जहां पर alliteration का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एक स्टार्टिंग वाला जो शब्द है, स्टार्टिंग वाला जो उच्चारण है किसी भी लेटर का या फिर अक्षर का, तो इंग्लिश में अगर वो वाला अक्षर अक्सर अगर वो रिपीट हो रहा है एक लाइन में, तो दैट इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन. तो जैसे अगर मैं इंग्लिश में आपको एक सेंटेंस दे दूं कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो यहाँ पे स और श का जो उच्चारण है वो कहीं ना कहीं बार बार वो रिपीट हो रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, जहां पर ये सेंटेंस का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर दो अक्षरों के शब्दों का उच्चारण ज्यादा बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज स एंड श. ठीक है. और वहीं पे अगर मैं दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि रेपिटेशन, रेपिटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक अक्षर या एक शब्द का नहीं, लेकिन पूरा का पूरा वर्ड एक जो है, पूरा एक शब्द जो है वो मतलब पूरा रिपीट हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट, जैसे मैंने अभी यही एग्जाम्पल मैंने जो लिया है कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो यहाँ पर सी शेल्स और सी शोर, तो यहाँ पर सी यानी कि SEA वाला यानी कि समुंदर वाला जो सी है वो यहाँ पर रिपीट किया गया है. तो द सेम वर्ड SEA इज रिपीटेड ट्वाइस इन द सेंटेंस. तो ऐसे एग्जाम्पल्स में जहां पर पूरा का पूरा एक वर्ड अगर रिपीट होता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच को रेपिटेशन कहा जाता है. तो यहाँ पर पहले हमें ये पोएम को देखना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कहीं पे हमें एलिट्रेशन दिख रहा है या नहीं, एंड द सेकेंड वन इज रेपिटेशन. तो अगर मैं आपको पहले सेंटेंस में, पहले लाइन में, नॉट सेंटेंस सॉरी, ये पोएम है तो यहाँ पर हम इसको लाइन कहेंगे. तो पहले लाइन में अगर आपको मैं पूछूं तो आपको एलिट्रेशन या फिर रेपिटेशन कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये पहले लाइन में कोई मुझे बता सकता है? एक मिनट टीचर, कोई तो क्लास ऑन रहते हुए ना यूट्यूब देख रहा है तो इसलिए आप लोग ज्वाइन समझ आ रहा है कि यूट्यूब देखा जा रहा है. ओके ओके ओके, बार ऑल राइट. आप टीचर लोग हमें बार मैसेज आ रहा है. यस टीचर. ओके ठीक है. आप लोग यस आप मैम. लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग पर ध्यान दीजिए. मैम स्टिक एंड स्टोन में ब्रेक माय बोन. ओके, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माय बोन्स. तो यहाँ पर एलिट्रेशन का कौन सा एग्जांपल है, कोई मुझे बता सकता है? और एलिट्रेशन किस लिए है? लाइन में हम देखे तो यस 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 बहुत बार रिपीट हुआ है. मैम बताओ फिर ना. मैम मैं बताऊँ सोनाली? मैम स्टिक एंड स्टोन. एक मिनट मैम मैं बताऊँ सोनाली? एक मिनट. मैम मैं मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जनों का जो है हाथ मैम बताओ प्लीज. यस, मैं नाम ले रही हूँ. जिनका नाम लिया जाएगा वही जवाब देंगे. ठीक है. मैम हरिओम बताओ. One minute. I can see साईनाथ raising hand. साईनाथ आप जवाब दीजिए. मैम स्टिक्स एंड स्टोन. हाँ, तो स्टिक्स एंड स्टोन्स में एलिट्रेशन क्यों बोला जा रहा है? कौन से शब्द का यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है? आप क्यों इसको एलिट्रेशन बोल रहे हैं? यस मैम. यस. तो सिर्फ एस लेटर है क्या? सिर्फ स शब्द है क्या यहाँ पर? नहीं मैम. तो मैम बी भी है. बी पण आहे मैम. टी है. ओके, तो यहाँ पर एस और टी का अगर आप संयुक्त शब्द लेते हैं तो फिर कौन सा शब्द निकलता है?
स्टिक्स में और स्टोन्स में अगर आपने एस और टी का एक साथ संयुक्त शब्द अगर आपने उच्चारण Yes किया और तो T. एस और टी का मिलाकर कौन सा शब्द तैयार हो रहा है? No, ma'am. अगर आप इसको राइट, तो अगर आप इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, हिंदी या मराठी में अगर आप लिखते हैं तो आप इसको हाफ स और पूरा ट लेकर स्ट शब्द आप लिखेंगे, राइट। अब उसके साथ आप मात्रा इकार उकार जोड़कर जो है आप अलग शब्द बना रहे हैं, तो एक में स्टिक्स बन रहा है, एक में स्टोन्स बन रहा है। लेकिन अगर आपने वो ओन्स और इक्स का जो शब्द है वो वाला अगर आपने हटा दिया तो कौन सा कॉमन शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? इट इज हाफ स एंड ट मिलाकर स्ट शब्द जो है, तो एस टी स्ट शब्द जो है उच्चारण ये आपके कानों में पड़ रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई जब आप ऐसे लाइन में अगर ऐसा कोई लाइन आपको दिया जाता है और अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच ये आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर पहचानने के लिए अगर आपको दिया जाता है तो आप वहां पर सिर्फ एस लेटर को आइडेंटिफाई या फिर अंडरलाइन नहीं करेंगे, आप यहाँ पर एस और टी का एक साथ दोनों अक्षरों को अंडरलाइन करेंगे, स्टिक्स का स्ट और स्टोन्स का स्ट। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. ऑलराइट, यस मैम। ओके फाइन। अब ऑलराइट, नाउ इफ यू सी तो नेक्स्ट लाइन अगर आप देखें तो वहां पर बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, स्टोन्स एंड स्टिक्स, तो घूम फिर कर वही है कि स्टोन्स और स्टिक्स को ही रिपीट किया गया है, लेकिन स्टोन्स को पहले लिखा गया है और स्टिक्स को बाद में, और पहले लाइन में स्टिक्स को पहले लिया गया था स्टोन्स, तो यहाँ पर भी स्टर जो है दैट इज एलिट्रेशन। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर कुछ और आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं जो यहाँ पर आपको रिपीट हो रहा है। कोई वर्ड्स ऐसे जो रिपीट हो रहा है? वर्ड्स वर्ड टीचर वर्ड्स वर्ड वो टीचर ओके, वर्ड लेकिन वर्ड्स जो है, एक मिनट, यहाँ पर वर्ड और स्वर्ड्स को हाइफन के साथ एक छोटे से डैश के साथ यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अगर आप देखें तो वर्ड मीनिंग शब्द और स्वर्ड्स यानी कि तलवार, तो धार वाले तलवार के जैसे धार वाले है उसको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये रेपिटेशन नहीं होगा। रेपिटेशन मैंने आपको क्या समझाया कि एक पर्टिकुलर शब्द जो एग्जैक्टली सेम टू सेम रिपीट होता है, यहाँ पर अलग अलग लाइंस है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में स्टिक्स, स्टोन्स और ब्रेक, ये तीन वर्ड यहाँ पर स्टिक्स एंड स्टोन्स और ये ब्रेक वर्ड जो है ये यहाँ पर लिखा गया है। अभी आप थर्ड लाइन में आइए तो यहाँ पर आपको स्टोन्स भी दिख रहे हैं, एंड भी दिख रहा है, स्टिक्स भी दिख रहा है और ब्रेक भी दिख रहा है, तो यानी कि चार वर्ड्स यहाँ पर रिपीट हुए। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन। ऑल राइट मैम, मी पण होता है मैम। यस मैम। ऑल राइट, अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये सेकेंड लास्ट लाइन में अगर आप देखें, लास्ट स्टैंजा का सेकेंड लास्ट लाइन यानी कि ये वाला, कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड, सबका ध्यान है यहाँ पर, कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाले लाइन में हैव और हील्ड अगर आप देखें तो दोनों शब्द जो है इंग्लिश के एच लेटर से शुरू होता है, यानी कि अगर आप इसको आंख बंद करके अगर आप शब्दों पर ध्यान दें तो ह अक्षर का जो शब्द है उच्चारण जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हैव ह से शुरू हो रहा है, हील्ड भी ह से शुरू हो रहा है। तो शुरुआती शब्द कोई एक अक्षर का अगर वो रिपीट होता है तो दैट इज एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हैव और हील्ड दोनों के एच को अगर आपने अंडरलाइन किया तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। आया समझ में? यस मैम। टीचर बैट्स एंड ब्रिक्स भी यूज सकते हैं ना? यस मैम। कौन सा?
Bats and bricks. बेटा यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये वाले जो लाइन में आपने बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, अगर आपने ये वाले लाइन का एग्जाम्पल लिया तो सही तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप बता तो रहे हैं वही शब्द जिसमें आपको आंखों से, आपके आंखों से आपको बी लेटर या फिर बी अक्षर, ब अक्षर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में एलिट्रेशन वो नहीं है जो सिर्फ आंखों से दिखता है। एलिट्रेशन वो है जहां पर आपको आंखों के साथ साथ कानों के ऊपर पड़ने वाले, कानों पर पड़ने वाले आवाज या फिर शब्द का या फिर उच्चारण का आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बैट्स में आपका ब अक्षर जो है वो बराबर से ब ही उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अगर आपने वही लाइन में लास्ट का अगर आपने वर्ड देखा बोन्स, तो वहां पर भी आपको ब का उच्चारण सुनाई दे रहा है। तो बैट्स एंड बोन्स, ठीक है, बी बी ब ब, ओके, दैट इज एलिट्रेशन। लेकिन अगर किसी ने बीच वाले शब्द बैट्स एंड ब्रिक्स, ब्रिक्स का ब अगर आपने उसको उठाया तो बेटा ये सिर्फ ब शब्द नहीं पड़ रहा है कान में, यहाँ पर आपको संयुक्त शब्द या फिर संयुक्त अक्षर ब और र का उच्चारण ब्र शब्द जो है वो कान में पड़ रहा है। तो एक जगह पर ब और दूसरे जगह पर ब्र, तो दैट इज नॉट एलिट्रेशन। अगर आपने इसको एलिट्रेशन पकड़ा तो आप मतलब सिर्फ आंखों पर विश्वास कर रहे हैं कि बैट भी बी से शुरू हो रहा है, ब्रिक भी बी से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। एलिट्रेशन का सही अर्थ से अगर आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक ही शब्द या फिर उच्चारण जो है वो कानों में पड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसी लाइन में बैट्स पहला शब्द और बोन्स लास्ट वाला शब्द, तो ये दो चलेगा। ये दो को अगर आप कंसिडर करके एलिट्रेशन कह रहे हैं तो बैट्स का ब और बोन्स का ब इज फाइन, बट यू शुड नॉट कंसिडर द वर्ड ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो ब्र शब्द यानी कि उसमें थोड़ा सा र की आवाज आ रही है। सो ब्रिक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड ओवर हियर। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर वही ब्रिक्स, अभी सुन लीजिए, ओके, अनदर एग्जाम्पल, अगर वही ब्रिक्स और यहाँ पर ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है ना, कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड, तो मैंने जहां पर आपको ह वाला एग्जांपल दिया, तो अगर सोच लीजिए कि वो ब्रिक्स वाला जो शब्द है वो अगर ये ब्रूसेस के साथ, कट्स एंड ब्रूसेस के साथ वो लाइन में अगर ब्रिक्स आ जाता तो फिर आप ब्रिक्स का ब्र और ब्रूसेस का ब्र को एक साथ करके आप उसको एलिट्रेशन पकड़ सकते थे। लेकिन ब्रिक्स एक अलग ही स्टैंजा में, अलग ही लाइन में है और ब्रूसेस जो है वो दूसरे जगह पर है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। तो इसके लिए वहां पर वो ब्रिक्स वाले लाइन में आपको सिर्फ बैट्स और बोन्स को कंसिडर करना है फॉर एलिट्रेशन, और कट्स एंड ब्रूसेस वाले लाइन में आपको सिर्फ ह वाले शब्द यानी कि हैव हील्ड को कंसिडर करना है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes, ma'am. यहाँ पर ओके, लेट्स सी। Yes, ma'am, that's clear. It's clear? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. मैम मेरा All right. मैम मेरा मोबाइल का नेट हाँ, मैम मेरा मोबाइल का नेट खत्म हो चुका है, तो मैं क्लास लेफ्ट को करूँ तो चलेगा क्या? ठीक है बेटा, अभी नेट अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, अगर हो सकता है तो किसी और फोन यस से, मैम। तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग अगर शेयर होता है तो आप तभी देख लीजिएगा क्लास में, ठीक है? ओके मैम। बाय, टेक केयर। टीचर अब रिकॉर्डिंग नहीं आती है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टीचर आती है पर 2 दिन बाद आती है मैम अच्छा, के चैनल पर। जब भी आए आपके साथ जो शेयर तो होता है, तो जब भी आए आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके फाइन, नाउ लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया गया है कि पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ। अभी अगर आप देखें तो ग्रामर में सिनोनिम्स का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है मुझे? समानार्थी, विरुद्ध, समानार्थी शब्द।
समानार्थी शब्द समानार्थी शब्द वेरी गुड, वेरी गुड। सिनोनिम्स का अर्थ है समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। तो और उसी का अगर आपको विरुद्धार्थी का इंग्लिश बोलना है तो फिर विरुद्धार्थी का उल्टा क्या इंग्लिश वर्ड क्या होगा? So there are synonyms के साथ मिलता जुलता वर्ड, ओके, सिनोनिम्स के साथ मिलता जुलता वर्ड इज एंटोनिम्स, लेकिन उसका अर्थ है ऑपोजिट, यानी कि विरुद्ध अर्थ वाले, विरुद्धार्थी शब्द। ओके, तो समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब है विरुद्धार्थी। या फिर सीधे भाषा में अगर किसी को एंटोनिम समझ नहीं आता तो हम कहते हैं कि गिव द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ। तो ऑपोजिट्स या फिर ऑपोजिट वर्ड का अर्थ भी वही है, यानी कि विरुद्धार्थी, ठीक है। तो समानार्थी और विरुद्धार्थी। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर ये जो शब्द है इंजुरी, तो यहाँ पर आपको पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ। तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं, 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इंजुरी, डेलिकेट, एक, एम्बैरस और क्योर्ड। तो यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन ये 5 वर्ड्स जो है पोएम में, कविता में यूज नहीं किया गया है। इसके समानार्थी शब्द, मिलते जुलते वर्ड्स, आपको समान अर्थ वाले वर्ड्स, शब्द जो है आपको पोएम से ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अभी अगर आप इंजुरी देखें, अगर आप इंजुरी देखें तो इंजुरी का सिनोनिमस वर्ड क्या होगा? ब्रूसेस। वेरी गुड, BRUISES, वंडरफुल। ओके, इंजुरी का अर्थ है ब्रूसेस, वेरी गुड। अच्छा, डेलिकेट का क्या मीनिंग होगा, क्या सिनोनिम होगा? टेंडर। हेलो। Yes, the word is tender. ये वाला, ये जो स्कार है, स्कार के ठीक नीचे टेंडर वर्ड है, that is the meaning. Very good, that is the synonymous for delicate. Okay, next word क्या है? एक। एक मिनट, अगर एक का सिनोनिम अगर कोई कह रहा है स्कार, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको कल कौन सा एग्जाम्पल दिया था कि हेड यानी कि सर के साथ अगर आपने ये एक वर्ड को ऐड किया तो हेडेक आता है। और हेडेक का मतलब क्या है? हेडेक का मतलब क्या है? दर्द का दूसरा वर्ड यहाँ पर क्या होगा? PAIN, pain. Pain is the synonymous word for ache, right? Yes. So ये जो तीसरा वर्ड है ACHE, एक का वर्ड है, synonymous word is pain. अच्छा, next word is embarrass. Embarrass, mortify. ये आपको इजी पड़ा, क्यों? क्योंकि mortify का अर्थ यहाँ पर साइड में ही दिया गया है, make one feel ashamed and embarrassed. तो mortify is the word for embarrassed. Very good. Okay, what is the last word? Cured. So heal यानी कि सही हो जाना, ठीक हो जाना, क्योर हो जाना, राइट? अगर कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाता है, तो दैट इज हीलिंग, राइट? यस. सो क्योर्ड का अर्थ, वेरी गुड. ओके, नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स ऑफ, यानी कि ऑपोजिट, विरुद्धार्थी शब्द। फॉरगेट का ऑपोजिट क्या है? रिमेम्बर. लेकिन ओके, रिमेम्बर इज द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट आंसर.
ओके बेटा, बाय बाय बाय। ओके, फॉरगेट का ऑपोजिट या फिर एंटोनिम वर्ड इज रिमेम्बर। व्हाट इज रिमेम्बर रिमेम्बर? Yes, Remember. Remember. Yes. Flat or straight? Flat और straight का कौन सा वर्ड होगा? Curved. Curved. Yes. Flat and curved. Yes. तो फ्लैट या स्ट्रेट यानी कि सीधा, और कर्व्ड यानी कि हल्का सा उसमें थोड़ा सा बेंड रहता है, राइट? वेरी गुड। सो फ्लैट और स्ट्रेट का एंटोनिम इज कर्व्ड। वेरी गुड। आफ्टर नेक्स्ट वर्ड इज मेक। ओके, मेक विल बी ब्रेक। यहाँ पर करेक्ट, बनाना और तोड़ना। ओके, सो मेक विल बी बनाना और ब्रेक विल बी तोड़ना। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज राइज। And outside will be fall. ओके, फॉल यहाँ पर है, फॉल वर्ड है यहाँ पर। यस, फॉल वर्ड इज गिरना। गिरना। यस, वेरी गुड। और आउटसाइड का Inside. यहाँ पर आउटसाइड का इनसाइड। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी। वेरी गुड। मध्ये आणि इनसाइड म्हणजे बाहेर। यस, अंदर और बाहर। यस, वेरी गुड। सो synonyms and antonyms. Any doubts over here? No, ma'am. No, teacher. All right. परीक्षेला समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द येतात का? हाँ बेटा, टीचर मुझे एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? येतात का हे शब्द समानार्थी आणि विरुद्धार्थी? synonyms यानी कि समानार्थी और antonyms यानी कि विरुद्धार्थी। टीचर जो मोटिफाई होता है उसके 2 मीनिंग्स है ना? यहाँ पर एम्बैरस और अशेम्ड यानी कि शर्म आना, आपको मतलब शर्म में डाल देता है, ऐसे कोई मतलब काम करना, उसे मोटिफाई का मतलब दिया गया है। ये वाले पोएम में मोटिफाई का मतलब नहीं है। और टीचर मोटिफाई का दूसरा भी मीनिंग होता है ना, कटिंग करना वगैरह? वो देखिए, अभी इंग्लिश में मैं सिर्फ मोटिफाई की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर ये लैंग्वेज ऐसा है कि शब्द एक ही जैसा हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उसका मीनिंग, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है उसके ऊपर मीनिंग चेंज हो सकता है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो कोई भी वर्ड हो सकता है, सिर्फ मॉडिफाई करके नहीं। तो आप जितना आप डिक्शनरी देखेंगे, जितना आप इंग्लिश पढ़ेंगे, तो उतना आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी भाषा, इंग्लिश भी तो एक और एक भाषा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ उसको ध्यान से, अगर आपने अपने वोकैब्युलरी को अगर आपने अच्छे से इम्प्रूव किया, तो यू विल डेफिनेटली लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, ऑल राइट। चलिए अभी हम आगे बढ़े, ये बाकी के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बट आई लेकिन सब एक साथ नहीं बोलेंगे। आप, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों का हाथ नीचे जा ही नहीं रहा है, आपने हाथ ऐसे रेज करके ही रख दिया, कब से ऐसे ऐसे ही हाथ हो रहा है। लेकिन मैं अभी जिन जिन का नाम मैं बुलाऊंगी वो आंसर देंगे। रेगुलरली जो बच्चे आंसर देते हैं मैं पहचान चुकी हूँ अभी उनको, लेकिन मैं दूसरे बच्चों को भी मैं चांस देना चाहूंगी। तो जो जो नाम मैं पुकारूंगी उस हिसाब से वो बच्चा मुझे आंसर देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चंस है, इसके आंसर मुझे इंग्लिश में चाहिए। आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर सब एक साथ सीखने आए हैं। What objects can cause injury to your body? अर्थ क्या है पहले मुझे ये बताएंगे। एक मिनट मैं ढूंढ रही हूँ, पहले कौन बताएगा? भानुदास। भानुदास नाम से जो जुड़े हैं वो हमसे
आंसर बताइए। Sticks, stones, and swords. Sticks, stones and swords are the objects that can cause injury to our body. Okay? Body. इस तरीके से आपको पूरा आंसर देना होगा। कोशिश तो कीजिए, कम से कम रिपीट कर सकते हैं आप भानुदास? Yes, ma'am. हाँ बोलिए। Sticks, stones, and swords objects can cause injury to your body. Very good. Okay. How do harsh and bitter words hurt the poet? Okay, अब मुझे बताएंगे गणेश। गणेश आप हैं बेटा? हेलो गणेश। ऑल राइट, हरिओम। हाँ हाँ टीचर, एक मिनट गणेश। हाँ हाँ, अभी आपका माइक बताइए। टीचर मेरा मोबाइल हैंग पड़ गया था। ओहो, नो प्रॉब्लम बेटा। हम लोग ये जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट, वो वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो क्या आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में? कोशिश कीजिए, इंग्लिश में बोलिए। यस टीचर। बोलिए, आंसर दीजिए। हाउ डू हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट, यानी कि ये जो नुकीले और बहुत ही कड़वे टाइप के जो शब्द होते हैं, वो किस तरीके से किसी को हर्ट कर सकता है पोएट के हिसाब से, कवि के हिसाब से? टीचर सालन ना। हेलो टीचर। हाँ, गलत आया तो चलेगा ना? क्या चलेगा? गलत आया तो? कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर सब सीखने आए हैं। तो मुझे कहाँ इतनी अच्छी मराठी आती है, मैं भी तो रुक के, मैं तो ज्यादा तो मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। तो अगर मैं डरने लगी तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, गलती होगा, कोई बात नहीं बेटा, हम हैं यहाँ पर सब एक साथ सीखने के लिए ही हम आए हैं। आप बताइए, डरिए मत। स्टिक एंड स्टोन में breaks my bones, but words can also hurt me. Very good. बोलिए, कंप्लीट कीजिए, सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए गणेश। Stones and stick break only in will words are just that won't hurt me. ओके, सो स्टिक्स एंड स्टोन्स। तो मैं आपके आंसर को मैं जरा रिपीट कर दूं ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए, और आप भी सुनिए कि मैंने सही समझा या नहीं, ठीक है? तो गणेश के हिसाब से स्टिक्स एंड स्टोन्स दे ब्रेक द बोन्स, बट the words, the bitter and harsh words can also hurt the humans, right? And it can cause injury from inside, यानी कि अंदर ही अंदर वो बहुत दर्द देता है। सही बात है गणेश? Yes teacher. Yes, okay. Yes teacher. All right. Yes teacher. नेहा वाघ, नेहा बेटा आप मुझे ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट कैन हील फास्टर, बॉडी और द माइंड एंड हार्ट, यानी कि इमोशंस? एक्सप्लेन योर चॉइस। तो आपके हिसाब से पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट कैन हील फास्टर, हील यानी कि सही कर देना, या फिर अच्छे से वो मतलब जो इंजरी है वो सही हो जाता है, राइट? तो व्हाट कैन हील फास्टर, वो कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे पहले सही होती है या फिर सबसे पहले ठीक हो जाती है? क्या वो शरीर है, बॉडी, या फिर माइंड यानी कि आपका मन, या फिर हार्ट यानी कि आपका दिल और दिमाग? ठीक है,
तो माइंड यानी कि दिमाग और हार्ट यानी कि दिल, यानी कि आप कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इमोशंस। तो क्या आप शारीरिक तौर से जो इंजरी हो रही है वो जल्दी हील होता है, या फिर मन और दिल में या फिर दिल और दिमाग में जो चोट पहुंचती है वो पहले हील होती है? अगर आप कोई भी आंसर चूज करते हैं तो उसको आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने वो चीज क्यों चूज की है। आंसर कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई प्रॉपरली। नेहा। मैम, जब हमारे बॉडी पर कभी मतलब पेन होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम पर इलाज करते, तो मतलब हमें जो वेदना वगैरह होती है तो हम मतलब हम अच्छे हो जाते हैं। मैम, डॉक्टर के पास गए तो बॉडी पर जो कुछ लगा होता है तो अच्छा हो जाता है, डॉक्टर के पास गए मैम। लेकिन माइंड एंड हार्ट पर जो मतलब कुछ वेदना हुए होते वो हम अच्छे नहीं कर पाते मैम। अच्छा नेहा, आपने आंसर तो बहुत बढ़िया दिया, बट देन कैन आई रिक्वेस्ट यू टू रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश? कोई बात नहीं अगर आपका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए बेटा, आफ्टर ऑल इंग्लिश लैंग्वेज है। मैम, आप फिर से रिपीट करिए। कैन यू से द सेम थिंग इन इंग्लिश? आपने जो आंसर अभी आपने मुझे हिंदी में बताया, मैंने सिर्फ आपको यही कहा है कि आप इंग्लिश में उसे रिपीट कीजिए। चाहे आपका स्पीड अगर थोड़ा सा इंग्लिश का आंसर देते वक्त अगर कम थोड़ा हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप लेकिन कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की। मैम सॉरी, बट मुझे ना इंग्लिश में वो ट्रांसलेट नहीं करने आता। तो आप कोशिश कीजिए। सॉरी मैं मैम। कुछ नहीं, सॉरी, मैं आपको कोशिश करने के लिए ही बोल रही हूँ। ऐसे आप अगर जल्दी से इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो कैसे चलेगा? बहुत कुछ नहीं आता हमें, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। अभी गणेश ने भी तो आंसर दिया, मैंने सिर्फ उसको रिपीट करके उसको थोड़ा सा पॉलिश करके मैंने सबके सामने रिपीट किया है। सो आई विल हेल्प यू ऑल्सो। कोशिश तो कीजिए बेटा, एक बार एक लाइन तो कोशिश कीजिए। नो नो मैम, सॉरी मैम। क्यों, आपको डर लग रहा है? डरने वाली बात तो है नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप कोई हंसेगा या फिर मजाक उड़ाएगा, यहाँ पर ऐसे कोई भी है नहीं, सब यहाँ पर सीखने आए हैं, है ना? मैम आई एम सॉरी, बट मुझे जो दूसरा लेक्चर मतलब लेक्चर होगा ना मैम हमारा, तब मैं हाँ, प्रैक्टिस करके आप मुझे क्वेश्चन यही इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को मतलब क्वेश्चन तो पूछना मैं दूसरे प्रैक्टिस लेक्चर में ऐसा करके क्या रखूंगी स्पेशल मैम। हो जाएगा बेटा? अभी अगर आप क्यों नहीं कर पा रहे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा थोड़ी है कि हम यही टॉपिक करेंगे, हम तो दूसरा टॉपिक करेंगे। तो तभी के टॉपिक का क्वेश्चन होगा, है ना? यस टीचर। हाँ, तो ये वाला टॉपिक ही रिपीट होगा और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, आप मैं अभी फिलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आई विल आस्क समवन एल्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप कोशिश कीजिए, कम से कम आपके दिमाग में सोचिए कि किस तरीके से आप इसको फ्रेम करना चाहेंगे। तो लेक्चर खत्म होने से पहले एक लाइन भी अगर होगा तो मैं नेहा से सुनना चाहूंगी। ओके ओके मैम। ऑल राइट। इसका टीचर में बोलो अदिति आंसर ओके दो। इसका आंसर अच्छा, और एक नेहा है क्या यहाँ पर? नेहा मोरे, डू यू वांट टू से? मैं बताओ मैम। कौन? नेहा मोरे। हाँ बोलिए। Body can heal from anger first, then our mind and heart. Because when your mind and heart get hurt is disturbed use for a long time. It is quality detectful to come out of that trauma. ओके ओके बेटा, आप थोड़ा सा एक बार और रिपीट करेंगे प्लीज, थोड़ा धीरे धीरे। Okay, ma'am. Body can heal from anger first, then our mind. एक मिनट, मैं मुझे जितना समझ आया मैं पहले उसको रिपीट करती हूँ। तो आपने कहा कि बॉडी कैन हील द स्कार From anger. यस, तो बॉडी कैन हील फ्रॉम द स्कार, यानी कि शारीरिक तौर से जो स्कार है, जो दाग है, वो
हील हो सकता है, यानी कि वो ठीक हो सकता है. ओके, नेक्स्ट लाइन. first than our mind and heart. ओके, कंपेयर टू हार्ट एंड माइंड, बॉडी का जो इंजुरी है वो पहले ठीक हो जाता है. ऑल राइट, नेक्स्ट. Beaches when our mind and heart. Okay, which is when mind and heart. Okay, next. All right. Get it distributes use for a long time. It This is it- used for long time. हाँ मैम. Okay, okay. It All is right. quality detectable to come out of that Truman. Out Hello, of the teacher. trauma. Okay, okay. Out of the trauma. All right. हाँ अदिति, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी टाइम से. टीचर वहाँ पे उसने जो यूज बोला ना, तो वहाँ पे ऐसा है डिस्टर्ब अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा है वहाँ पे. So I understood the emotions that disturb us for a long time. ऐसे कहा ना उन्होंने. यस टीचर. यस यस यस. ओके, तो मैं समझ रही हूँ आजकल आप लोगों की भाषा, कोई बात नहीं. ओके, सोनाली, आप कुछ कहना चाहते थे थोड़ी देर पहले, आपने कहा था कि मैं कुछ बताना चाहूंगी. सोनाली राउत. येस मॅम. मॅम तो चौथा प्रश्न त्याच्याबद्दलच ना. Okay, fine. You want to say the fourth answer? No problem. Why are harsh words called ghosts? Right. तो हार्श वर्ड्स यानी कि जो दर्दनाक जो शब्द है उसे भूतों के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? Why are harsh words called ghosts? आप उसका जवाब देना चाहते हैं, बताइए. मैम द हर्ष वर्ड्स आर कॉल्ड घोस्ट हर्ष नहीं बेटा, यहाँ पर इसको सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन यहाँ पे हर्ष नहीं होगा. हर्ष यही स्पेलिंग जब हम कैपिटल एच से शुरू करते हैं तो हर्ष यानी कि किसी का नाम, ठीक है, नाम यानी कि जो मतलब लड़कों का नाम होता है, हर्ष यानी कि हैप्पीनेस. लेकिन यहाँ पर जब आप इसको उच्चारण कर रहे हैं तो से इट एज हार्श. हा उच्चारण होगा, हार्श. हार्श यानी कि बहुत ही दर्दनाक, एकदम किसी को चुभने वाले शब्द आपने यूज किए, हार्श. यस मैम. The Repeat. harsh words are called ghost, but because the like ghost, they too haunt the mind always. Okay, they haunt the mind always. All right. So the harsh words, they give so much of pain to somebody that they can haunt somebody, right? तो मतलब जैसे भूत एकदम आपके दिमाग में पूरा घूमता रहता है, and then it keeps on haunting. So harsh words can also haunt someone, and because they also are haunting, इसीलिए वो भूतों के साथ इसको कंपेयर किया गया है कि because ghosts also keep haunting in our mind and they can scare us. वो हमें डराते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको दर्द मिलता है. Okay, anything else that you want to add? मॅम थर्ड क्वेश्चनचा आन्सर द्यायचं होतं का? थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 जन ने दिया है, सो यू हैव गिवन द फोर्थ आंसर, नो प्रॉब्लम. अभी फिफ्थ आंसर पे आगे बढ़े. टीचर मैं फिफ्थ आंसर का बताऊँ अदिति? अदिति बेटा एक मिनट, यहाँ पर कोई और भी बच्चे हैं, मैं उनको भी मैं जरा चांस दे दूं. मयूर पवार को मैं चांस देना चाहती हूँ. मयूर, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, can you ma'am. give me the answer for the fifth question बेटा? What does the poet want you to keep in mind when you speak? यानी कि कवि आपको, यानी कि कवि जो है, यू यानी कि हम, यहाँ पर जो रीडर्स हैं जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारे दिमाग में क्या रखने के लिए कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए या फिर ध्यान दीजिएगा. क्या ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि when you speak, so क्या हमें बताते वक्त या फिर बोलते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कवि के हिसाब से, ये वाला जो है, दैट इज द क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक? बोलिए मयूर. बताओ मैम आंसर. हाँ 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 बोलिए ना मयूर, बोलिए, मैं आपको बता रही हूँ. मैम हाँ, आपने मुझे जो व्हाट कैन हील फास्टर बॉडी और द माइंड एंड हर्ट इमोशन एक्सप्लेन योर चॉइस, मैम मैं वो इंग्लिश में ट्रांस करके ट्रांसलेट. बोलूँ क्या?
ट्रांसलेट करके बोलो क्या? ओके, ट्रांसलेट में? करके बताना चाहते हैं। वेरी गुड नेहा। लेकिन क्या हम पहले मयूर का आंसर ले ले तो फिर कम से कम हमारा 5th आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल गिव यू द चांस। इज दैट ओके विथ यू? ओके मैम। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर वेटिंग। मयूर, आप पहले मुझे ये 5th वाला आंसर बता दीजिए बेटा, देन वी विल टेक ओवर विथ नेहा। Yes, ma'am. हाँ, The poet wants us to keep in mind to us the words so carefully that they do not hurt anybody, mind, and heart. anybody's mind, body or heart. HEART, heart. Very good. Anything else that you would like to add, Mayur? क्या मैम? आपको कुछ और ऐड करना है या फिर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है? नो मैम, आंसर इज कंप्लीट। आंसर इज कंप्लीट। अच्छा, आपको क्या ठंड लगी है क्या मयूर? तबीयत ठीक है आपकी? नो मैम, सर्दी हाँ? हो गई है। सर्दी लगी है। हाँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है आपकी आवाज से, थोड़ी सी ऐसे नाक से जैसे मुझे लग रहा है आवाज। क्यों, आपके वहां पे काफी ठंड है अभी भी? नो मैम। नहीं? अच्छा, थोड़ा सा काढ़ा पी लीजिए और थोड़ा सा गरम ये स्टीम वगैरह ले लीजिए, तो आपका जो ये ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा। ओके, नहीं तो रात को सोने यस में मैम, आपको थैंक दिक्कत आ यू। जाएगी। ओके, टेक केयर। और हो सके तो दूध यस में, गरम दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर पी लीजिए, तो इट विल बी गुड फॉर योर सिस्टम। ऑल राइट, चलिए। ओके नेहा वाघ, यस, ओके। ओवर टू मैम यू। नेहा, यस बेटा, टेल मी। मैम रॉन्ग हुआ तो सॉरी, बट मैं अरे पढ़ूं क्या? कोई बात नहीं, आप क्यों इतनी बार सॉरी बोल रहे हैं? इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नॉट टू वरी। आप कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आपने मतलब मेरा मान रखते हुए आपने आंसर देना मतलब सही समझा, यही बात है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। यू ट्राई, नो प्रॉब्लम। We can cure the problem on the body by going to the doctor, but we cannot cure the problem on the mind and heart. ओके, यहाँ पर हर्ट नहीं, यहाँ पर हार्ट बोलिए, क्योंकि HURT हर्ट जो होता है वो किसी को दर्द देने वाला, कि आई हैव हर्ट यू। लेकिन HEART इज हार्ट, यानी कि आप जब दिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, वेरी Okay, गुड। ma'am. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर सेंटेंस यू वुड लाइक टू ऐड, नेहा? मैम हिंदी में बोलिए ना। अच्छा, आपने जो कहा, जो आंसर आपने कहा, क्या वो कंप्लीट हुआ है या फिर आपको कुछ और ऐड करना है उसमें? नहीं मैम, कंप्लीट है। कंप्लीट है ना? ठीक है, वेरी गुड। सो Okay, आप इतना क्यों डर रहे थे और क्यों आप इतना सॉरी बोल रहे हैं? नॉट टू वरी एट ऑल। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस लेकर आपको आगे बढ़ना है। ओके, Okay, teacher. ग्रेट Okay. जॉब, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। ऑल राइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। यस मैम। ऑल राइट, चलिए अभी देखते हैं, अभी आगे स्क्रॉल करके देखते हैं कि और क्या एक्सरसाइज है यहाँ पर, और क्या एक्सरसाइज है वो पहले देखते हैं। ओके, राइम स्कीम याद है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरीके से राइमिंग वर्ड्स को मैच करते हुए हमें लेटर्स लिखने हैं। Yes, teacher. ओके, तो बोन्स एंड मी, स्किन एंड मी। हाँ, बोलिए। मैम आप थोड़ा सकती है क्या हमारे लिए? हाँ, और ज्यादा समय हमें सिखा सकती है क्या? कौन बोल रहा है बेटा? सॉरी, सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा सा अलग दूसरे पेज पे चला गया था, मैं कुछ पढ़ रही थी क्वेश्चंस। कौन बोल रहा है, क्या बता रहे हैं आप? हर्षदा बोल रही हूँ। हर्षदा? हाँ, हाँ, बताइए। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। आप हाँ, थोड़ा और ज्यादा समय हमारे लिए निकाल सकते हैं क्या टीचिंग करने को? ज्यादा समय मतलब 1 घंटे से ज्यादा एक क्लास में, या फिर मतलब दिन के हिसाब से? और आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप क्लैरिफाई कर सकते हैं प्लीज? अभी मतलब 40 मिनट के बाद आप। हाँ, मतलब आज के लेक्चर में ना? हाँ हाँ, आज के लेक्चर में। हाँ, कोई बात नहीं है। मतलब रात हो रहा है करके आप मुझे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करेंगे ना। विदाउट कंप्लीटिंग आई विल नॉट जस्ट स्टॉप द क्लास, डोंट वरी। नो मैम,
आप जितनी देर पढ़ना चाहेंगे हम है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है, हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है, आप पढ़ना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच इंटरेस्ट. आई नो मैम, बट तुम्ही म्हणजे आप समझ सकते हो ना कि एक स्टूडेंट को स्टडी का कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना. स्ट्रेस की बात नहीं है, मुझे तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट दिख रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप कम से कम पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप और पढ़ना चाहते हैं, सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, लाइफ में स्ट्रेस के अलावा और भी बहुत अच्छी चीजें हैं, स्ट्रेस ना लीजिए, ठीक है, नॉट टू वरी, आई एम देयर, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगी आपको, हम है ना यहाँ पर पढ़ाने के लिए ही है, आप जो पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछिए, कोई बात नहीं. ओके, यस मैम, सिखाइए आप. ओके फाइन, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं और क्या है यहाँ पर. तो ठीक है, यहाँ पर बोन्स, मी, स्किन और मी, यहाँ पर अगर आप देखें तो बोन्स को बोन्स के साथ किसी और वर्ड का यहाँ पर राइम नहीं हो रहा है, लेकिन मी सेकेंड लाइन में मी, फिर फोर्थ लाइन में मी जो है, ये दो मैच हो रहा है, लेकिन बोन्स और स्किन जो है वो मैच नहीं होता. तो अगर आप इसको राइम स्कीम अगर आप लिखेंगे तो बोन्स के बाजू में आपको ए लिखना पड़ेगा, मी सेकेंड लाइन के बीच बाजू में जो है, हर्ट मी के बाजू में आपको बी लिखना पड़ेगा, फिर स्किन के बाजू में आपको सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मैचिंग नहीं है. लेकिन हॉन्ट मी, अगेन दैट लाइन एंड्स विथ मी, तो मी और मी, तो यानी कि सेकंड और फोर्थ लाइन इज मैचिंग. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो राइम स्कीम जो है वो ए बी सी बी ऐसा एक पैटर्न आपको दिखाई देगा. इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम. ऑलराइट, यस मैम. है कि इसका क्या पैटर्न होता है. पैटर्न ये सांगू. हाँ, सेकंड स्टैंजा का पैटर्न बताइए. ओ मॅम, वर्ड्स आहे ना तिथं ए येईन आणि मी तिथं बी येईन आणि बोन्स हा वेगळा आहे त्याच्यामुळे तिथं सी येईन आणि मी हा सेम टू सेम त्याच्यामुळे तिथं बी येईन. ओके, सो व्हाट विल बी द, तो मुझे एक साथ 4 अक्षर का बताइए पैटर्न. ए बी सी बी. वेरी गुड, ए बी सी बी. यस, ए बी सी बी, वेरी गुड. और लास्ट वाले स्टैंजा का भी कोई मुझे बताइए. स्कार, टेंडर, हील्ड, रिमेम्बर. टीचर मैं बताऊं, ए बी सी बी. यहाँ पर भी ए बी सी बी. यस, बिकॉज स्कार ए, टेंडर बी, healed not matching with anything, तो C, and remember, तो tender, remember, वाला जो शब्द है, तो tender and remember will be same to same. So this is also A B C B. So what is the rhyme scheme of the whole poem? It is A B C B. Understood? यस Yes, टीचर. understood. All right. Okay, next question देखें, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ पर गया? यस, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा नंबर 2 and 3. 1 इज डन फॉर यू. तो देखिए, स्टैंजा 1 में ABCB लिखा है, तो स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 का भी वही पैटर्न रहेगा. ऑल राइट, खाली अगर आप इसको पूरे पोएम में अगर आप एक कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर आप लिखते हैं, तो एट द मोस्ट ऑलरेडी सी तक अक्षर पहले स्टैंजा में लिया जा चुका है, राइट? तो यू कैन से DEFE, ऐसे आप बोल सकते हो. तो DEFE, तो देखिए पैटर्न वही है, खाली अक्षर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ABCB यानी कि जो दूसरा और चौथा लाइन का जो अक्षर है ये सेम टू सेम है. तो अगर आप ABCB फर्स्ट स्टैंजा हो गया, सेकेंड स्टैंजा में आप दूसरा पैटर्न ले रहे हैं, EFE ऐसे आ जाएगा. नेक्स्ट लाइन में फिर उसका नेक्स्ट सेट ऑफ लेटर्स EF तक आ गया है, तो GHIH ऐसे हो जाएगा अगर आपने तीनों स्टैंजास का एक साथ लिया तो. लेकिन ओवरऑल अगर एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ट्रुथ,
तो आप यही लिखेंगे ABCB, तभी आप DEFE वो सब लिखने के झंझट में मत जाइए, आपको सीधे सीधे ABCB ही लिखना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि पैटर्न जो है वो आपको सेम फॉलो करना है। आया समझ में? Yes, All right. Okay. Okay. yes, teacher. Just as words can hurt and leave a scar on the mind and heart, words can also heal a person in distress. यानी कि अगर कोई इंसान के साथ अगर किसी ने दुर्व्यवहार करके मतलब कड़ू शब्द या फिर मतलब ऐसे बहुत ही दर्दनाक वाले शब्द अगर यूज किए, तो किसी को आप इतना ठेस पहुंचा रहे हैं कि उसके दिल में वो दाग बैठ जाएगा और दिलो दिमाग में वो कहीं ना कहीं वो उसे याद दिलाता रहेगा कि इसने मुझे इतने कठिन शब्द या फिर इतने हार्श वर्ड्स यूज किए थे। लेकिन उसी प्रकार उसका ऑपोजिट यही है कि वर्ड्स कैन ऑल्सो हील अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी कि ऑलरेडी पहले से बहुत कोई टेंशन में है, ऑलरेडी बहुत कोई स्ट्रेस में है, तो उसको अगर आपने थोड़ी सी मोटिवेशन वाली वर्ड्स यूज करके अगर आपने कुछ कहा या फिर आपने थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा आपने उसको इंस्पायर किया, तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल गेट हील्ड, यानी कि वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऑल राइट, सो राइट इन योर नोटबुक एन एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। तो ये तो एक्चुअली क्रिएटिव राइटिंग का एक एक्सरसाइज है जहां पर आपके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि किसी ने आपके साथ कुछ ऐसे कड़ू शब्द यूज किए थे जिसका आपका दिलो दिमाग में अभी भी टेंशन रहता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जहां पर आपको किसी ने बहुत प्यार से अच्छे से समझाया, बात किया और उसका एक अच्छा प्रभाव आपके दिल में है। तो ये आप मुझे लिख कर अगर हो सके तो होमवर्क के हिसाब से आप मुझे, अगर आपको टाइम मिले, दूसरा कोई काम नहीं हो, तो आप मुझे ये फोटो भेज सकते हैं। इज दैट ओके विथ यू ऑल? Okay, ma'am. नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। चलिए बोलिए। कंप्लीट द फॉलोइंग। द टाइटल ऑफ द पोएम इज Truth. Truth, ma'am. Truth. ट्रूथ। The poet of the poem is Truth, ma'am. yes. Ma'am, very good. मैम Hello. सुकन्या Yes, मैम, मैम टाइम्स अप। yes, yes. ओके मैम, I will Ma'am, just, finish I कीजिए, will no just problem. finish solving हाँ, this हाँ. question. Yeah. जी जी मैम, या Beta, the Yes, poet ma'am. of the poem is Very good. Very good. okay. Very good. Very good. Very good. All right, all right. अच्छा, theme of the poem. Theme का मतलब क्या है? उसका exact Okay. ओके, थीम जो है मुझे उसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, मराठी ट्रांसलेशन मुझे देखना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बताती हूँ। आई विल गेट बैक टू यू। लेकिन यहाँ पर अगर आसान शब्द में अगर मैं आपसे कहूँ अर्थ मैम, अर्थ तो ये पोएम में मतलब क्या बताया गया है या फिर किस टॉपिक के ऊपर बात की गई है? टीचर, इसका मराठी में अर्थ बताऊं मैं, अदिति? हाँ बोलिए, थीम का क्या है मराठी वर्ड? मैम, थीम मतलब कि जैसे कि हमें किसी पाठ से जो ती सीख मिलती है, मतलब कि उसमें हम भावार्थ कहते हैं उसको, भावार्थ। भावार्थ, यस यस यस, ओके ओके। मैम मैं बताऊँ सोनाली? हाँ सर बताओ। Theme of the poem. मैम While बताओ ना यार। speaking, should be careful about using the words. The injuries caused by words are not healed. The words hurt the others' mind and hurts these injuries. Words haunt our mind like ghosts, so use the words very carefully. ओके ओके, वेरी गुड। नंबर ऑफ स्टैंजास, कितने स्टैंजास हैं इसमें? Three. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ABCB। ओके, फिगर ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या देखा? Alliteration and Alliteration and
Repetition. Repetition. Repeated, repetition and alliteration. All right. And the line that I like. अब यहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग लाइन. मैम मैं Rain falls on fire, star on mine and Okay, okay, okay. All right. तो वो आपके मन के हिसाब से है कि आपको जो लाइन आपको पसंद आई है वो आपको यहाँ पर लिखना है. So the line that I like the most. All right. So you have done a wonderful job. और आज का टॉपिक जो है हमारा खत्म हुआ यहीं पे. तो we will continue with the next topic next day. All right. आप लोग अगर हो सके तो थोड़ा सा रीड करके आइएगा. तो I can ask you some questions और आप मुझे फिर जवाब दे सकते हैं. All right. Thank you, teacher. Bye. Good night. Okay. Bye. Good day. And happy week. Happy Thank week. you, teacher. अच्छे से पढ़ाई. Thanks, ma'am. Bye, teacher. Bye. गुड नाइट Most टीचर. welcome. बहुत